15 अगस्त सन 1947 भारत देश आज़ाद हुआ और उसके साथ हम सब ने ये माना कि आज़ादी हम सब की है, हर नागरिक बिना भेदभाव। 15 अगस्त 2023 भारत को आज़ाद हुए आज 76 साल हो गए हैं, लेकिन आज भारत की महिलाएं पूछ रही हैं कि क्या सचमुच आज़ादी हमारी भी है। नमस्कार, मैं हूं मेघा मामगैन और आप जुड़ रहे हैं हरजिंदगी.com की खास मुहिम आज़ाद भारत आज़ाद नारी के साथ। इस स्वतंत्रता दिवस हमने एक कोशिश की कि दुनिया तक उनकी बात लाएंगे जिनकी आवाज़ कहीं दबकर रह गई है, उनके जज्बात, संघर्ष दिखाएंगे जिनको देखकर भी अनदेखा किया जाता है। हमने आमंत्रित किया भारत की महिलाओं को कि वो अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में हमें अपनी आज़ादी के मायने बताएं। जवाब में हमें देश भर से बहुत से वीडियोस मिले जहां महिलाओं ने एक स्वर में पूछा कि क्या सचमुच आज़ादी हमारी भी है। मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं एक ऐसे समाज में जीना जहां ये ना बोला जाए कि अरे तुम लड़की हो, जरा सोच के चलो, लोग क्या कहेंगे। अपनी मर्जी से हम अपना कमाया हुआ खुद खर्च नहीं कर सकते क्योंकि जिम्मेदारी है इतनी। कोक में भी आजादी नहीं है, अगर कोक में पता चले बेटी है तो उसे निकाल दिया जाता है। औरत को अपने पैर की जूती से मिलते हैं। मेरे पास भी चॉइस होती, अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं भी 18 के बाद ही शादी करती। मुझे किसी भी चीज का डर ना हो और मैं जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनूं। कोई बहन बेटी यहाँ पे कोई आजादी नहीं है, चलते फिरते लड़के भी छिड़ जाते हैं। और अब तुम देख ही रहे हो समाज में कैसा क्राइम चल रहा है, चल रहे हो ना, तो बहन बेटियां हैं कहाँ। मर्द जात जो है ना, औरतों को कहीं भी मिलती है, कुछ चलते हैं। आज़ादी दैट मीन्स कि मतलब हमें अपने आप को जैसे अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे किस्से हम लोग रोज सुन रहे हैं। कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कितना भी पढ़ा लिखा समाज है, चंद्रयान 3 हम लोगों ने लॉन्च कर लिया है, फिर भी आज भी भारत में घरेलू हिंसा के किस्से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर देर तक हम काम करके आए तो हमें कहते हैं वो जरूर बच्चलन हुई। अगर आदमी देर से आए तो अच्छा लड़का है, आदमी है, वो कमा के आ रहा है। Freedom for me is having equal thought process for everyone. You're not judging anyone basis their sexuality, not body shaming anyone. आजादी मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखती क्योंकि मैं अपने घेरे में इतना पड़ी हुई हूँ कि मैं नहीं निकल पाती हूँ, मतलब घर की उलझनों में पड़ी रहती हूँ और अपने काम में। मेरे लिए आजादी का मतलब थोड़ा अलग है। देखो, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत पसंद है, लेकिन सोचो कल को मेरे घर वाले मेरी शादी कर देवे तो मेरे तो सारे के सारे सपने धरे रह जाएंगे। लड़कों के लिए हर तरीके की आजादी है, लेकिन औरतों के लिए, लड़कियों के लिए कहीं भी आजादी नहीं है। आज़ाद भारत में क्या नारी भी आज आज़ाद है? आज स्टूडियो में इस सवाल का कुछ हद तक हम जवाब ढूंढेंगे। स्वागत करना चाहूँगी आज मेरी खास गेस्ट का। प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट हैं और फाउंडर डायरेक्टर हैं दुलारी देवी फाउंडेशन की। सुबोही खान लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय जागरण अभियान, फाउंडर है कबीर फाउंडेशन, आपका स्वागत है। और साथ हैं मिशिका सिंह, एडवोकेट हैं एंड फाउंडर ऑफ नीव फाउंडेशन फॉर लीगल एड। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमारी मुहिम को और बुलंदी दी और आवाज़ दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये मुहिम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष पे कोई भी प्रहार नहीं है। ये एक सवाल है, एक सोच पे, हमारे सामाजिक ढांचे पे, जिसको हम कहीं ना कहीं स्वीकृति देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, हम उस पर मनन करना चाहेंगे। सबसे पहले प्रीति आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे समाज में आज भी जब किसी बच्ची का जन्म होता है तो रिश्तेदार और जो समाज के लोग हैं वो पहुंच जाते हैं मुबारक देने के लिए, नहीं सांत्वना देने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। तो क्यों है ऐसा, आपको लगता कि आज भी बेटी या महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखा जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर बच्चा होता है, फैमिली बढ़ती है आगे, और अगर किसी को पहली बार बेटी हो जाए तो वो ये सोचता है कि बेटी हुई है, वो दूसरे बच्चे या तीसरे बच्चे की कोशिश जरूर करता है क्योंकि वो कहते हैं परिवार पूरा हो गया। करेक्ट। लेकिन कई ऐसी फैमिलीज और कई ऐसे पढ़े लिखों के तबके की बात मैं कर रही हूँ मैं, क्योंकि स्लम एरियाज में हम लोग काम करते हैं और ये जो हम सोचते हैं ना कि स्लम्स में ऐसी चीजें हैं या जो अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो ऐसा सोचते हैं। नहीं, मतलब इट्स अ मिथ। ये लोगों को जरूर जानना होगा कि पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी अगर पहली बेटी हुई है तो भी वो दूसरा बच्चा इसलिए चाहते हैं क्योंकि फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन वहीं उन्हीं फैमिलीज में अगर पहला बच्चा बेटा है
तो वो ट्राई नहीं करते। ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, ये सामाजिक समस्या है, और जब तक समाज का हर वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, गरीब, अमीर, धर्म, जाति, हर व्यक्ति, 130 करोड़ के लोग जब तक समाज के तौर पे इसको नहीं देखेंगे, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और वही आपको ज़रूर लाना चाहूँगी इस कॉन्वर्सेशन में अब कि हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने कई ऊंचाइयां नहीं छुई हैं। इन लास्ट 76 ईयर्स में हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। और अगर लॉज़ के बारे में देखें तो कई तगड़े लॉज़ हमारी कंट्री में हैं, डाउरी को लेके, सती प्रथा को लेके, चाइल्ड मैरिज एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हमारे पास बहुत तगड़े लॉज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन की जो मामले आते हैं, जो हिंसा के मामले आते हैं, जो आपने आवाज़ें सुनी कि सेफ़ नहीं फ़ील कर रही हैं आजकल की हमारी जो माताएं हैं, जो अपने बच्चियों को बाहर नहीं जाने देना चाह रही, क्या आपको लगता है कि भारत की आज़ादी जितनी मर्दों की उतनी महिलाओं की भी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त उठाया है। और स्वतंत्रता दिवस पर जिस वक्त हम अपनी स्वतंत्रता को मनाते हैं, उस समय एक ऐसी बड़ी समस्या जो हमारे देश में आज भी है, उसको हम अक्सर भूल जाया करते हैं, क्योंकि आज भी हमारा देश बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है। और मैं दिल से मानती हूँ कि हम उनसे शायद इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी अभी सशक्त नहीं है, हमारी देश की आधी आबादी अभी स्वतंत्र नहीं है। बहुत सारी बातें अभी हुई, अभी आपने जिन महिलाओं के आपने इंटरव्यू लिए वो बोल रही थी, तो एक कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि महिलाएं किसी एक जगह पे प्रताड़ित नहीं हैं। कहीं उनको कोख में मार दिया जा रहा है, कहीं अगर पैदा होने दे दिया जा रहा है तो लड़का और लड़की में फ़र्क किया जा रहा है, कहीं उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, पढ़ा दिया जा रहा है तो कहीं नौकरी नहीं करने दी जा रही है, कहीं नौकरी करने दी जा रही है तो अपनी मर्जी से खर्चा नहीं कर सकती हैं। और अनपढ़ महिला हो या पढ़ी लिखी महिला हो, डोमेस्टिक वायलेंस तो हर महिला के साथ हो रहा है। इवन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है और वो बर्दाश्त करती हैं। तो ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि स्वतंत्रता कहीं ना कहीं जो बंधी हुई है वो मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पे बनी हुई है। उससे बाहर अपने आप को सिर्फ महिला ही निकाल सकती है। कोई सिस्टम, कोई कानून, कोई दुनिया की बाहर से बनाई हुई चीज आपको उस चीज से नहीं निकाल सकती। कहाँ वो साइकोलॉजिकल बॉन्डेज है, मनोवैज्ञानिक तौर पे महिला कहाँ बंधी है, क्यों अपने आप को इतना कमजोर समझ रही है कि सवाल नहीं उठा पा रही है, या अपने आप को प्रताड़ित करने वाली शक्तियों से लड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज भी मूल अधिकारों के लिए अगर महिलाओं को लड़ना पड़ रहा है तो फिर किस तरह की आज़ादी की बात कर रहे हैं हम। मिशिका, आपको लाना चाहूँगी कॉन्वर्सेशन में। भारत में हम और हमारे समाज में हम औरत को देवी का स्टेटस देते हैं, है ना, लेकिन आज भी अगर हम कंट्री का सेक्स रेशो देखें तो वो स्क्यूड है। द रीसेंट नंबर्स आर 933 women वर्सेस 1000 men। और कुछ स्टेट्स आप सबको पता है कि वो नोटोरियस हैं अपने सेक्स रेशो को लेकर, और हरियाणा जैसी स्टेट में पिछले साल में नंबर्स घटे हैं। इन सबको देख के ऑब्वियसली हम जानते हैं फेमिसाइड है, हमें पता है इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन चल रहा है। इस सबको देख के क्या लगता है, क्या स्टेटस दे रहे हैं? क्या हम एक तरफ देवी बोलते हैं और दूसरी तरफ क्या स्टेटस देते हैं हम अपनी महिलाओं को? आई थिंक यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा मेघा, कि हम देवी तो बना देते हैं पर हम एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। अगर हम विमेन की रिस्पेक्ट की भी बात करते हैं, जब भी महिलाओं की किसी भी इज्जत की बात होती है तो उसे रिलेशन में देखा जाता है कि क्या तुम अपनी माँ के साथ ऐसा करोगे, अपनी बहन के साथ करोगे, अगर तुम्हारी भाभी होती तो, तुम्हारी कोई भी रिश्तेदार होती तो। द कॉन्सेप्ट कि एक महिला को एक इंडिविजुअल होने के लिए रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उससे हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड दूसरा ये है कि एक होता है प्राइवेटली क्या हो रहा है, और दूसरा होता है कि स्टेट मशीनरीज, लॉज जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अमीर से अमीर घरों में अलग अलग प्रकार की हिंसा हो रही है, अलग अलग प्रकार का अब्यूज हो रहा है, बट एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं द कंडीशनिंग हैज बीन कि अगर एक परिवार को आगे बढ़ना है तो महिला ही उस परिवार को आगे लेकर जा सकती है, और अगर वो फेल हो रही हैं अपनी ड्यूटी में तो उनकी गलती है। तो आपकी कंडीशनिंग ही यही है कि अगर मुझे मार पड़ रही है या पैसे नहीं मिल रहे हैं या मिसट्रीट किया जा रहा है तो मे बी आई एम फेलिंग, मैं जो मेरा काम है, कर्तव्य है घर को बांध के चलना, वो मैं नहीं कर पा रही। बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये औरत अपना फेलियर मान लेती है,
अगर वो आवाज़ उठाए, अगर वो इस इक्विलिब्रियम, इस बैलेंस को डिस्टर्ब करे, तो कहीं ना कहीं ये उसका फेलियर बताया जाता है। हरजिंदगी.com की टीम इन सवालों को लेकर गई एक्टिविस्ट रंजना कुमारी के पास, जिन्होंने हमसे बात की, डिटेल में हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बनी। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, आज़ादी का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जो भारतीय नारी को बांध कर रखे हुए हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानती हूँ सामाजिकता की। जो हमारी सामाजिकता है, जिसमें कि द्वय दर्जे पर महिलाओं को आज भी देखा जा रहा है, और उसके पीछे जो कारण है वो हमारी सोच है। सोच में हम कहीं ना कहीं जो राजनीतिक तौर पर तो हमने मान लिया कि हम एक लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे संविधान में सब तरह के बराबरी के अधिकार। असल में तो हमारा संविधान गैर बराबरी के बिल्कुल खिलाफ है और लिखता है कि औरत और मर्द के बीच की गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, परिवार और समाज में जिस तरह का सोच है कि कहीं ना कहीं हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जो लड़का है या जो हमारा बच्चा है, उसको हम पूरी सुविधाएं देते हैं, शुरू से आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास करते हैं। शिक्षा हो, स्पोर्ट्स हो, जॉब में अगर जाने की उसको कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़े, आगे की पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़े, हर तरह से माँ बाप तैयार होते हैं। और वही सामाजिकता एक लड़की के लिए दूसरे तरह से सोचती है कि क्या करेगी पढ़ लिख के। अभी भी, आज भी आज़ादी के 75 साल बाद माँ बाप सोचते हैं कि अरे शादी कर देंगे और वो चली जाएगी, उसका क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई का। तो ये जो एक मूल समाज का सोच है, ये ही लड़के को लड़का और लड़की को लड़की देता है। मतलब ये कि जो पावर रिलेशंस है, जो सत्ता का बंटवारा है, पुरुष के हक में देते हैं और स्त्री के हक से वो छीनते हैं। तो आइए कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले क्राइम्स पर नज़र डालते हैं। पिछले सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। NCBR की 2021 की रिपोर्ट देखें, वो हम आपको दिखाते हैं अभी, और उसमें करीब 32% डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 18% किडनैपिंग, 21% सेक्सुअल वायलेंस और करीबन 7.4% रेप के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगेन, हम जब नंबर्स दिखाते हैं तो दीज आर ओनली रिपोर्टेड केसेस, इसके अलावा भी केसेस होंगे जो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। सुबह आपसे जानना चाहूँगी कि जब ऐसा कोई केस होता है, जब कोई क्राइम अगेंस्ट वुमन हुआ, कितना आसान है एक औरत को पुलिस स्टेशन में जाके FIR कराना, या इन केसेस ऑफ रेप और वायलेंस अस्पताल में जाके अपनी जांच कराना? व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ बायसेस, क्या मुश्किलें महिलाओं को आती हैं जब वो बेसिक FIR कराने जाती है, बेसिक जांच कराने जाती है? देखिए, मैं जब भी इस विषय के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बायसेस समाज में बाद में आती हैं। पहले वो बायस आपके अपने मन में अपने प्रति होता है। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि उनके साथ कुछ गलत होता है, लेकिन वो खुद ही पहले, कोर्ट तो बाद में डिसाइड करेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, FIR तो बाद में लॉज होगी, सबसे पहले वो अपने मन में अपने आप को अपराधी मानती हैं कि अगर उनके साथ भी कोई अपराध हुआ है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि शायद हम ही कोई अब्यूज़र हैं, शायद मैंने वो ड्रेस ना पहनी होती तो मेरे साथ ये नहीं हुआ होता, शायद मैं रात में इतने बजे लेट ना निकली होती तो मेरे साथ नहीं होता। सेल्फ डाउट कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ अपराध कर रहा है तो महिला पहले अपने ऊपर ही क्वेश्चन करने लगती है। सबसे बड़ा हैसल किसी भी लीगल बैटल जीतने का या मनोवैज्ञानिक जंग जीतने का ये होता है कि अपने आप को खराब सर्टिफिकेट देना बंद करें। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो प्लीज़ जजमेंटल ना हो, और जो भी आपके पास लीगल रेमेडीज़ हैं, कई बार हम थानों में देखते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाइए तो पुलिस वालों की ही बॉडी लैंग्वेज बहुत अब्यूजिव हो जाती है महिलाओं के प्रति। क्या अपराध हुआ है वो बहुत ही सार्कास्टिक वे में या टॉन्ट करते हुए पूछते हैं, तो वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है कि सभी स्तर पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, और
कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले या वो समाज या कोई भी सिस्टम आपको अब्यूज वल्नरेबल समझ के करता है। एक ही व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज एक वल्नरेबल महिला के साथ और एक सशक्त और सक्षम महिला के साथ तुरंत बदल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही शुरू होता है। तो मैं बार बार उसी रूट कॉज की बात करती हूँ। आप सही कह रही हैं कि खुद का एम्पावरमेंट और खुद पे कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। अब एफआईआर की बात हुई, उसके बाद मामला अगर जब कोर्ट पहुंचता है मिशिका, तो वहाँ पे किस तरह के मुश्किलात आते हैं, किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है? क्यों तुम इतने बजे बाहर थी, क्या तुमने कपड़े पहने थे, क्या रिलेशन था, इसको कैसे सर्कमवेंट किया जाए? आई थिंक जो सुबुही ने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पुलिस आपको परसीव करती है तो अगर आप हेल्पलेस हैं देन यू नॉट लाइकली टू गेट हेल्प, कि ठीक है नहीं भी करेंगे तो क्या होगा। पर अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, वेल ड्रेस्ड हैं तो शायद सीरियसली ले लें। कोर्ट में यही चीज़ आपके लिए बैकफायर भी कर जाती है, क्योंकि लॉज ऐसे बने हुए हैं कि अगर आप बेचारी नहीं हैं और प्रताड़ित नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट कैरिंग दैट इमेज कि ओ मैं अबला हूँ, तो फिर when we have judgments which say that she wasn't behaving like a victim, या उनका जो बिहेवियर था, जिस तरीके का उनसे बातचीत की और जो भी इंटरेक्शन था, तो लग नहीं रहा था कि ट्रॉमा है। लॉ है, लॉ में दिक्कत नहीं है, यू राइट, लॉ एकदम अपनी जगह पे है, पर उस कानून कोई समझ ज्यादातर लोगों को नहीं है, क्योंकि आपको वो एजुकेशन कहीं नहीं मिल रही है। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या मेरे साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक नॉलेज इज पावर इन दिस केस। हरजिंदगी.com की टीम मिली स्वाति मालीवाल से, जो कि चेयरपर्सन हैं DCW की, और उन्होंने हमें बताया कि उनके हिसाब से क्या चीज़ है, क्या वो एक चीज़ है जिससे क्राइम्स कैन बी पुट टू कंट्रोल। लेट्स लिसन इन। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि 76 साल हो चुके हैं हमारी इंडिपेंडेंस को, पर फिर भी कहीं ना कहीं महिलाएं अभी भी पूरी तरीके से आजाद नहीं है इस देश में। सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला के साथ इस देश में कुछ गलत होता है तो उस अपराधी को हर हाल में सजा हो, तुरंत सजा हो, प्रोसेस द्वारा सजा हो, तब जाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है कि लोगों को डर लगे। आज तो किसी को डर ही नहीं लगता। आज तो लगता है लोगों को कि कोई भी महिला के साथ, बच्ची के साथ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें समझना पड़ेगा कि जब बेटी को हम अपने आप ही अपने बेटे से कम मानते हैं, हम परिवार से ये सब जब शुरू करते हैं कि बेटी और बेटे में हम भेदभाव करते हैं, तब मुझे लगता है कि हम एक एक्चुअली बहुत बड़ा क्राइम करते हैं, क्योंकि वो बेटी हमेशा ये बड़ी होती है ये सोच के कि मैं शायद बेटे से कम हूँ। समाज उसको इस तरीके से देख रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि परिवार का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें महिलाओं को एक्चुअली एम्पावर्ड फील कराने में। अब आइए कुछ और पहलुओं पे नज़र डालते हैं। एजुकेशन की बात करें, हमने आंकड़े निकलवाए हैं और कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। 2018 से लेकर 2022 तक स्कूल में दाखिला लेने वाली लड़कियों और लड़कों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि मामला बराबरी का नहीं है। पिछले कुछ सालों में अगर प्राइमरी में दोनों जेंडर के नंबर कंपेरेबल रहे हैं, लेकिन सीनियर क्लासेस में जाते जाते लड़कियों की शिक्षा में बड़ा गैप देखने को मिलता है। प्रीति, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगेन जब बात होती है कि बच्ची पैदा हुई है तो माँ बाप जो है उसकी शादी के लिए पैसा जुटाना शुरू कर देते हैं, और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ये कहीं ना कहीं बेटियों के लिए वेस्ट माना जाता है। जब बेटा और बेटी का अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो अगर घर में एक बेटा और एक बेटी है तो बेटी का रिजल्ट मच बेटर है भाई से, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा होने के कारण भी वजह से भी उसका रोक दिया गया है कि दीदी पढ़ के क्या करेगी, पढ़ने के बाद तो अगर नौकरी तो करानी नहीं है, और नौकरी करेगी भी तो वो तो अपने ससुराल जाके अपने पति के घर कमाएगी, तो इसकी कमाई तो हमारे घर आनी नहीं है। लुक एट द थॉट प्रोसेस। इसकी शिक्षा के बाद अगर जो हम पढ़ाई में पैसे लगा रहे हैं 1000, 2000, 10,000, वो हमें नहीं मिलने हैं। वो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन अगर हम करा भी दें उसको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी भेज के, तो उसके पैसे जाने हैं उसके ससुराल में, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। जब जैसे लड़की मेंस्ट्रुअल एज तक पहुंचती है, उसको क्लीन टॉयलेट्स, रनिंग वाटर, इन सब की ज़रूरत होती है, सेफ्टी एट स्कूल, इन सब की बातें होती हैं। क्या इसको ध्यान में रख के आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि क्यों ड्रॉप आउट्स हो रहे होंगे
लड़कियों के स्कूल से? मैं मुस्लिम समाज का एक उदाहरण देना चाहती हूँ, उसके खिलाफ मैं बहुत बड़ी एक जंग लड़ भी रही हूँ कि मुस्लिम में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कहा जाता है कि लड़कियों की शादी की उम्र एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जिस वक्त किसी बच्ची को पीरियड्स होने स्टार्ट हो गए, मासिक धर्म होने शुरू हो गए, उसकी शादी कर दीजिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से कहा जा रहा है आज भी। हैदराबाद में, तेलंगाना में 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, अरब से 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर। तो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं सिर्फ अपने समाज की बात करूं तो बच्चियों का ड्रॉप आउट शायद इस कारण भी हो रहा होगा कि उनको ये मान लिया जाता है कि अभी शादी की उम्र की हो गई है। आज भी देश में बच्चे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। हमारे कितने लोग जो देख रहे होंगे, हमारे घरों में छोटी लड़कियां, अंडर एज गर्ल्स, वो किसी ना किसी काम में लगी हैं, किसी ना किसी तरह से एम्प्लॉयड हैं और प्रताड़ित भी होती हैं। इसके लिए लॉज हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है एट सोसाइटल लेवल? क्या कर सकते हैं कि वो बच्चे जहाँ बिलोंग करते हैं वो स्कूल्स में जाने चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए? आई थिंक लीगली हम इस जगह पे हैं मेघा आज कि कानून है, जैसे मैंने कहा, लेकिन और बहुत सारे बेनिफिशियल स्कीम्स भी हैं, इंसेंटिव्स हैं, जैसे लाडली स्कीम वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, पर क्या वो उनका एंड गोल अचीव कर पा रही हैं? आई थिंक वो गैप वहाँ पे आ रहा है। तो कानून और स्कीम्स में दिक्कत नहीं है, पर उनको कैसे ईजिली अवेलेबल करना है वो एक बड़ी चीज़ है। और हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी सारी महिलाओं को कि भारत में महिलाओं को फ्री लीगल एड या कानूनी सहायता का अधिकार है। और मुझे पिछले 1-2 महीने में पता चला है कि कितनी कम महिलाएं हैं जिन्हें ये बेसिक चीज़ पता है। जब लीडरशिप की बात होती है तो कहीं ना कहीं समाज में आज भी महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है। क्यों? अगर वो परिवार चला सकती है तो वो देश नहीं चला सकती। इस बारे में और बात करने के लिए हरजिंदगी.com की टीम मिली मेधा पाटकर से। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, महिलाओं को देवी या दासी मानना ये भी भारत की परंपरा रही है। और जब महिलाओं को लिंग भेद के आधार पर सेकंड सेक्स यानी द्वियम माना गया, तब ये देवी और दासी कोई भी कहो, पर उनके साथ अन्याय और अत्याचार होता रहा है। मातृत्व के साथ उसका कर्तृत्व जुड़ा रहता है, पर नेतृत्व उसको नहीं दिया जाता है। पुरुष प्रधान व्यवस्था जो है वो उसको खुद होकर नहीं कहते हैं कि हाँ भाई तुम ही कर रही हो तो तुम्हारा अधिकार है तय करना। नहीं, उल्टा पुरुष काम पर से वापस आता है शाम को तो चिल्लाकर कई जगह कहता है। अपवाद तो है, हर मुद्दे पर अपवाद है। कुछ पुरुष स्त्री पुरुष समता के साथ घर का काम देखते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन आम रूप से ये जो व्यवस्था है पुरुष प्रधान, वो महिलाओं को निश्चित रूप से नकारती है, धिक्कारती है, सीमांत रखती है। और महिलाएं इसीलिए जो सही रास्ते निकालने का काम होता है वो नहीं करती। जल्दी से हम एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं और कुछ आंकड़े यहाँ भी दिखाना चाहूँगी। देश में विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में केवल 19% महिलाएं वर्कफोर्स में थीं और इसकी तुलना में 60% पुरुष थे। शहरी क्षेत्रों में जेंडर पे गैप आज भी हमें देखने को मिलता है। मंथली सैलरीड पुरुष जहां 20,000 रुपये तक कमाकर घर ले जाते हैं, वहीं महिलाएं 15,500 रुपये कमा रही हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड मर्द अगर 16,000 तक कमा रहे हैं तो महिलाएं मुश्किल से 6,500 रुपये तक कमा रही हैं। मिशिका, आपसे शुरू करूंगी इस बार। और हमारे देश में कई प्रोविजंस हैं जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। भाई महिलाओं के लिए हम कहते हैं मैटरनिटी लीव है, पीरियड पे लीव की बात हो रही है, लेकिन क्या वजह है आपको लगता है कि वर्कफोर्स से महिलाएं गायब हो रही हैं? क्या सेफ्टी सिक्योरिटी जो उनको सड़कों पे मिसिंग दिखती है, क्या वर्कफोर्स में उन्हें मिल रही है? क्या ये कारण हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कारण है मेघा। लॉज हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे पॉश का लॉ है विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये महिलाओं के लिए है जो आगे बढ़ के काम कर सके बिना इस डर के
कि उनके साथ कुछ यौन हिंसा हो सकती है। अब पॉश को जितनी भी हमने स्टडी की है उसको एक बहुत वेलफेयर नज़रिए से दिया जा रहा है कि अरे वाह, हमने आपके लिए कोई बहुत अच्छा सा काम किया है, कर भी सकते थे नहीं भी, लेकिन कर दिया है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको एक लेबर लॉ लेजिस्लेशन से देख, उस एंगल से देखने की बहुत ज़रूरत है। डोंट कॉल इट अ वेलफेयर लेजिस्लेशन, इट्स अ लेबर लॉ लेजिस्लेशन। बिल्कुल सही, मतलब ये मत कहिए कि शुक्र मनाओ ये है तो तुम्हें मैटरनिटी लीव मिल रही है, तुम्हें ये मुझे यौन हिंसा अपने काम में फेस ही नहीं करनी चाहिए कि वो थी, इसलिए आपको ये कानून लाना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। प्रीति, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो हम देख रहे हैं कि गैप वर्क फोर्स में कि 19% महिलाएं बाहर जाके काम मिल रहा है या काम करना चाह रही हैं, ये जो सोच है समाज की कि अगर तुम बाहर चली गई तो घर कौन संभालेगा, बच्चों को कौन देखेगा, इसका कितना योगदान मानते हैं? हम बहुत सारे अखबारों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ते हैं कि अगर फला फिल्म में लीड एक्टर को 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए मिले, उसी फिल्म की एक्ट्रेस को लीड रोल में, अगर 3 घंटे की फिल्म थी तो जितना रोल लगभग उनका था उतना ही रोल एक्ट्रेस का था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में, जो पढ़ी लिखी इंडस्ट्री है, जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, उससे ज्यादा तो आई डोंट गेस कि हम मॉडर्न कहीं समझते हैं। अगर हम उनको मॉडर्न भी समझ रहे हैं, हम पढ़ा लिखा भी समझ रहे हैं, लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं, उस तरह की इंडस्ट्री में अगर एक्ट्रेस को जो पे किया जा रहा है वो एक्टर की पेमेंट से आधे से भी अगर कम है तो आप कल्पना करिए कि गांव में जो आप सैलरीज की बात कर रहे थे, जो वेजेस की बात कर रहे हैं, उसमें अगर डिफरेंस है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बॉलीवुड में स्टार्स को अगर 10 करोड़ और हीरोइन को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो अब भारत देश में कई मामलों में हम दुनिया से आगे हैं। जहां आज भी अमेरिका जैसे देश बात और डिबेट करते हैं कि क्या वो तैयार है एक महिला देश की लीडर के लिए, वहीं भारत में 1966 में ही फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, 2007 में हमारी पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही, हमारे पास 2 फीमेल लोकसभा स्पीकर्स हैं, 16 वुमेन चीफ मिनिस्टर्स, और ओवर ईयर्स हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है। ग्राम पंचायत में भी विमेन के लिए रिजर्वेशन है, और ये आंकड़े जो हैं ये प्रोत्साहित ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं एक और आंकड़ा आपको दिखाना चाहूँगी, और ये हमारा आखिरी स्लाइड होगा, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन डेटा, जहां 17वीं लोकसभा में विमेन पार्टिसिपेशन महज 14% रहा है, संसद में 10% महिला रिप्रेजेंटेशन है, राज्य विधानसभाओं में 9%, और जो हमें नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे कर देता है। पब्लिक सर्विस में भी IAS जैसे सेक्टर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम रहा है, सिंगल डिजिट्स में है। जैसे मैं इस कॉन्वर्सेशन को, और मैं सुबह ही सही कह रही हैं कि कॉन्वर्सेशन और मनन तो इसमें चलता ही रहेगा, लेकिन इसको रैप अप करते हुए मैं आप लोगों से ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्यों लगता है आपको कि रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, चाहे वो हमारी संसद में हो या फिर एज लीडर्स, जब हम देखते हैं विमेन लीडर्स कॉर्पोरेट्स में, या हम कोई महिला नेता देखते हैं, या कोई एम्पावर्ड, सुबुही की तरह एम्पावर्ड वुमन देखते हैं। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है? मैं बार बार जो कह रही हूँ कि सामाजिक प्रॉब्लम है ये। ये एक पिता को समझना पड़ेगा, वो एक माँ को समझना पड़ेगा कि हो सकता है मेरी बेटी आज पढ़ने गई है, हो सकता है वो SDM हो जाए, हो सकता है वो IAS हो जाए। अगर आप हर जगह एक परसेंटेज में, ज्यादा परसेंटेज में महिलाओं को देखते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में जो क्राइम हो रहा है ये भी घटेगा। क्योंकि अगर आप रात को 10 बजे सड़क पे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, आपके आसपास सारे पुरुष ही हैं, तो अपने आप एक डर का भय आ जाता है अंदर से। महिलाओं भागीदारी हर जगह जरूरी है। बड़े होते हुए बच्चे अगर किताबों में अपने आसपास देखते हैं, डॉक्टर या किसी की न्यूज़ स्टोरी पढ़ी, कल्पना चावला के बारे में पढ़ा, कहीं एक्टिंग, एस्ट्रोनॉट, अलग अलग फील्ड्स में, अगर हम देखेंगे नहीं है तो हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। हर बच्ची को देखना चाहिए कि वो किसके लिए एस्पायर कर सकती है। महिलाएं भी इस फील्ड में पहुंच सकती हैं क्योंकि ये है वो हाईलाइट करने की जरूरत है। आई थिंक वो रिप्रेजेंटेशन हाईलाइट करना बहुत इम्पोर्टेंट। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि जो भारत में बताया जाता है कि हमारे वेदों में ऋचाएं लिखी, लोपामुद्रा, मैत्री, गार्गी, मदालसा, या माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही हैं, या रानी लक्ष्मीबाई 60 फुट पे अपने बच्चे को कमर पे बांध के घोड़े से कूद रही हैं, वो वाली जो महिला रिप्रेजेंटेशन थी भारत में, मैं दिल से चाहती हूँ कि वो आए, पॉलिटिक्स में भी आए और सोशल लीडरशिप में भी आए। अच्छा होना जरूरी नहीं है, सही होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात कही है सुबह ने। और इस कॉन्वर्सेशन को रैप अप करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारी आज़ाद भारत आज़ाद नारी कैंपेन से आप जुड़ी, आपने अपनी आवाज़ मिलाकर और देश की महिलाओं की आवाज़ को और सशक्ति दी है
और बुलंद किया है। निष्कर्ष कहूँगी तो ये है कि कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम में इनग्रेन हो गया है और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीज़न मान रहे हैं। इस पे हमें रोक लगानी है। तो आइए हम लेंगे एक प्लेज कि इस रूढ़िवादी सोच को, इस रिग्रेसिव सामाजिक ढांचे को हम चैलेंज करेंगे। महिलाएं आवाज़ उठाएंगी और पुरुष उनका साथ देंगे। अगर देश की महिला आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। अगर आपको इस मुहिम के साथ जुड़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे आई प्लेज फॉर चेंज लिखकर भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आई प्लेज फॉर चेंज लिखकर हमें ज़रूर भेजिए। शुक्रिया इस मुहिम से जुड़ने का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।